Welcome to Apex Classes to a digital platform. Myself Kimraj Makwana, your science educator. आज हम बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र पार्ट 2। क्या है श्वसन और श्वसन तंत्र, इसके बारे में हम पार्ट फर्स्ट में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2 का। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी श्वसन क्या होता है। श्वसन क्या होता है कि वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग आवश्यकता अनुसार भोजन के ऑक्सीकरण में करना ही क्या कहलाता था, श्वसन। और भोजन का ऑक्सीकरण कैसे होता था, हमने पढ़ा था कि भाई ग्लूकोज होता है, उसके साथ में ऑक्सीजन के अणु जुड़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के रूप में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबको नमस्कार। आप जो ऑनलाइन नहीं आए हैं अभी भी साथी, उनको लिंक शेयर करते रहें, लाइक करें, वीडियो शेयर करते रहें साथियों। तो अपन बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 1 की उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता था। एक तो निर्माण होता था किसका, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और किसके साथ में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण। और जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको अपन संग्रहित करके शरीर के अंगों के कार्य करने के लिए उस ऊर्जा को संग्रहित कर लेते थे। और वो हमने पूरा पढ़ा था कि उसमें श्वसन तंत्र का निर्माण ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियों से मिलकर होता है। तो तीनों भागों में हमने एक भाग पढ़ लिया था, कौन सा, ऊपरी श्वसन तंत्र यानी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब अपन आज जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं किसकी, जो कि पार्ट 2 है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और पार्ट 2 में अपन आज विशेष तौर से बात करेंगे निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र का मतलब है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी इसके ऊपर ऊपर गले के ऊपर नाक है, मुख है, ग्रसनी थी, वो सभी भाग थे ऊपरी श्वसन तंत्र का। जो आज अपन बात करने वाले हैं वो बात किसकी करने वाले हैं, वो करेंगे अपन निचला श्वसन तंत्र की बात करने वाले हैं। तो इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण किस किस से होता है उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो निर्माण होता है भाई वो होता है एक तो किस किस से, एक होता है श्वास नली से। किससे, श्वास नली से। ठीक है, श्वास नली के साथ साथ में इसमें एक और चीज होती है जिसको अपन कहते हैं श्वसनी। क्या कहेंगे, श्वसनी। और जो ये श्वसनी होती है जो आगे चलकर बनाती है श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। और जो ये श्वसनिकाएं होती है वो आगे चल के और प्राथमिक श्वसनिकाएं, द्वितीयक श्वसनिकाएं, तृतीयक श्वसनिकाएं और सीमांत श्वसनिकाएं भी बनाती है। और लास्ट में आ जाती है वायु कूपिकाएं, एरियोलाई आ जाती है, जिनको अपन बोलते हैं वायु कूपिकाएं। क्या बोलेंगे, वायु कूपिकाएं। और वायु कूपिकाओं के साथ में अपन एक चीज और पढ़ते हैं कि क्या पाए जाते हैं, ये सभी सिस्टम के बाद में लंग्स पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों को फुफ्फुस भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फुफ्फुस। तो इनको फेफड़ों को क्या कहते हैं, फुफ्फुस भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, फुफ्फुस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि निचला श्वसन तंत्र का निर्माण श्वास नली से, एक श्वास नली होगी जो यहाँ से होती हुई आगे आ गई और वो फिर दो भागों में बटेगी। वो दोनों भाग कहाँ जाएंगे, फेफड़ों में। उनको कहेंगे अपन, क्या कहेंगे, श्वसनी। क्या कहेंगे, श्वसनी। और श्वसनी आगे और भागों में विभाजित हो जाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। और फिर अपन बात करेंगे ये श्वसनिकाएं और प्राथमिक में, द्वितीय, तृतीय, आगे से आगे ब्रांचों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है हमारे फेफड़ों के अंदर। और उनको अपन कहेंगे प्राथमिक श्वसनिकाएं, द्वितीयक श्वसनिकाएं और तृतीयक श्वसनिकाएं। तृतीयक श्वसनिकाएं और छोटी छोटी जो नलिकाओं में विभाजित होती है जिनको कहते हैं सीमांत श्वसनिकाएं। और सीमांत श्वसनिकाओं के प्रत्येक सिरों पर क्या लगी होती है, एरियोलाई यानी वायु कूपिकाएं, यानी एक बॉल के समान स्ट्रक्चर होती है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी होती है। तो ऐसी बॉलनुमा स्ट्रक्चर होती है जिनको वायु कूपिकाएं कहेंगे। और बहुत सारी वायु कूपिकाएं, लगभग कई मिलियन वायु कूपिकाएं हमारे एक फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। और उसके बाद में फेफड़े के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। तो एक एक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन जो बात करेंगे वो करेंगे श्वास नली की बात करने वाले। क्या होती है श्वास नली, तो अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो श्वास नली क्या होती है, और श्वास नली के बारे में अपन बात करने वाले हैं। श्वास नली होती है वो हमारे जो ग्रसनी वाला भाग होता है उसके नीचे से लगाकर चलने वाली होती है। और इसका अंतिम सिरा किससे जुड़ा होता है,
इसका जो अंतिम सिरा जुड़ा होता है वो होता है श्वसनी से। तो अपन कहेंगे कि जो श्वास नली होती है, ये श्वास नली होती है, ये लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, 5 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, और यह पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, उपकला कोशिकाओं की बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। ये ध्यान रखें, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है कि जो श्वास नली होती है उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी होती है, पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, ध्यान रखें। और उसके बारे में अपन बात करने वाले आगे कि पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं इससे बनी होती है। और ये जो पक्षमाभी स्तंभाकार कोशिकाओं के आगे अपन यूं बात करेंगे कि इनमें सी आकृति के छल्ले होते हैं श्वास नली में। तो अपन कहेंगे श्वास नली में सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं। ये श्वास नली के अंदर, ये श्वास नली अपने यहाँ का भाग है, और यहाँ अपन हाथ लगा के टच करके देख सकते हैं कि जो मेरी अंगुलियों के बारे में बताऊं, ये अंगुलियां हैं, इस प्रकार से मोड़कर मैं इनको ऐसे बना दूं तो ये सी आकृति की बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, सी आकृति की। और ये इस प्रकार की एक ट्यूब बन जाएगी। तो एक ऐसी ट्यूब होती है, जो श्वास नली ऐसी ट्यूब होती है, और उसमें ये ऐसे सी आकृति के क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, सी आकृति के छल्ले होते हैं। ये उपास्थियां होती है, क्या होती है, उपास्थियां होती है, जो इस श्वास नली को ऐसे पिचकने से रोकेंगे। अपन कभी कहते हैं किसी की गर्दन मरोड़कर हत्या कर दी, ऐसे मामले केसेस आते हैं अखबार में, तो वो कैसे मृत्यु हो जाती है, हाथ पैर टूटने से मृत्यु नहीं होती है, तो गर्दन मरोड़ने से कैसे मृत्यु हो जाती है। तो ये एक अपन लॉजिकल क्वेश्चन है कि जब सी आकृति के छल्ले होते हैं, उपास्थियां, वो टूट जाती है तो क्या होता है, एक रबर की ट्यूब जैसी ट्यूब हो जाती है, एक पॉलीथीन जैसी हो जाती है, जिसके कारण ये सी आकृति के छल्ले टूट जाएंगे, जिसके कारण जो ये नली होती है वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। जब ये नली कैसे पिचक जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो, माना कि ये एक श्वास नली है, ये इस प्रकार से मैंने श्वास नली बनाया, उसमें इस प्रकार के सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं, इस प्रकार के। जब इस प्रकार की सी आकृति के छल्ले होते हैं, ये इसको क्या करते हैं, फैला के रखने का काम करते हैं, इसको कभी भी नहीं सिकुड़ते हैं, इसको हमेशा खुला रखते हैं। कौन, सी सेल, कौन से, सी सेल इसको हमेशा इस प्रकार से क्या रखती है, खुला रखती है, ठीक है। अब क्या होता है, माना कि किसी कारणवश से, माना कि ये सब क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं सी आकृति के छल्ले। तो क्या होता है, जब ये सी आकृति के छल्ले टूट जाते हैं तो जो ये होती है वो इस प्रकार से क्या हो जाती है, पिचक जाती है। क्या हो जाती है, इस प्रकार से पिचक जाती है। जब ये इस प्रकार से श्वसन नली पिचक जाएगी, यहाँ से जो श्वसन आ रहा था, ऑक्सीजन आ रही थी, वो शरीर में नहीं पहुंचेगी। जब शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, लंग्स में नहीं जाएगी, यानी फेफड़ों में नहीं जाएगी, फेफड़ों से जो रक्त के साथ प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या जा रही थी ऑक्सीजन, वो भी नहीं जाएगी, और हमारे शरीर में भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, और भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो हमको क्या नहीं मिलेगी, ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। जब ऊर्जा भी नहीं मिलेगी और कोशिकाएं काम करना बंद कर देगी तो क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो गर्दन मरोड़ने से मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, गर्दन की जो ये सी आकृति के छल्ले टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, श्वास नहीं ले पाते, जिसके कारण दम घुटकर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी कि इसमें क्या कहना चाहता हूं मैं, ये कहना चाहता हूं इसका काम क्या है। तो इसका काम यह है कि किसका, सी आकृति के छल्लों का। तो ये छल्ले श्वास नली को हमेशा फैलाकर अर्थात खुला रखते हैं। ये इनका काम होता है सी आकृति के छल्लों का,
और बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण इनका काम होता है कि ये सी आकृति के छल्ले बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। फिर अपन कहते हैं जो ये श्वास नली होती है और इस प्रकार से जो ये श्वास नली मैंने आपको बताया कि ये जो श्वास नली होती है आगे चलकर सी आकृति के छल्ले और फिर आगे चलकर ये दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, और दो भागों में विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे क्या रहेंगे, ये फेफड़े, क्या रहेंगे, फेफड़े। इस प्रकार से ये फेफड़े रहेंगे तो ये दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कौन, श्वास नली, कौन, श्वास नली। तो ये श्वास नली दो भागों में क्या हो जाती है, विभाजित। तो अपन कहेंगे कि श्वास नली वक्ष गुहा में दो भागों में विभाजित होती है, दो भागों में, दाईं व बाईं भागों में विभाजित हो जाती है, दाईं व बाईं श्वसनी में विभाजित हो जाती है, श्वसनी में विभाजित हो जाती है। जो दो भाग विभाजित होंगे उसको क्या कहेंगे, श्वसनी। तो श्वसनी में विभाजित हो जाएगी, विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाएगी। आगे चलकर ये जो श्वास नली आएगी आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाएगी, दोनों एक एक प्रत्येक फेफड़े में जाएगी। ठीक है, जिनको अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक श्वसनी कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक श्वसनी, श्वसनी का कहेंगे, क्या कहेंगे, श्वसनी, श्वास नली और उसको क्या कहेंगे, श्वसनी। फिर वो प्राथमिक श्वसनिकाओं में द्वितीयक श्वसनिकाओं में बदलती रहेगी। ठीक है, तो ये श्वसनी में विभाजित हो जाएगी। और फिर अपन देखते हैं आगे क्या होता है कि इनमें हमने पढ़ा था कि सबसे महत्वपूर्ण की स्तंभिक पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है। पक्षमाभी स्तंभाकार कोशिकाएं क्या करती है, तो अपन कहेंगे इसमें स्थित उपकला कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है, कोशिकाओं से क्या होता है, म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस होता है गाढ़ा थूक जैसा पदार्थ होता है, तो म्यूकस का स्राव होता है। तो म्यूकस एक गाढ़ा थूक जैसी स्ट्रक्चर होती है, म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस को अपन हिंदी में श्लेष्मा कह सकते हैं। क्या कहते हैं, श्लेष्मा। तो श्लेष्मा का स्राव होता है। ये क्या काम करता है, यह श्वास वायु को शुद्ध करता है। जो ये श्लेष्मा होता है वो क्या काम करता है, जो हवा के साथ जो अपन श्वास वायु ली तो उसको ये श्वास नली के अंदर जो अपन श्वास नली पढ़ रहे हैं तो वहां पे पाई जाती है श्लेष्मा उपकला कोशिकाएं। उनसे क्या निकलता है, गाढ़ा थूक जैसी स्ट्रक्चर जिसको अपन श्लेष्मा कहते हैं। और वो श्लेष्मा वायु जो आई श्वास वायु उसको क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। ऐसी शुद्ध वायु कहाँ भेजता है, आगे फेफड़ों में भेजता है। तो ये श्वास नली के बारे में था। ये श्वास नली फेफड़ों के पास जाकर दो भागों में विभाजित होगी जिनको अपन क्या कहेंगे, श्वसनी। और श्वसनी और किस में विभाजित हो जाएगी, श्वसनिकाओं में। तो अपन उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। किन के बारे में बात कर रहे हैं, श्वसनी व श्वसनिकाएं। क्या होती है श्वसनी और क्या होते हैं श्वसनिकाएं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन ये कहेंगे श्वास नली दो भागों में विभाजित होकर श्वसनी का निर्माण करती है। अब क्या होता आगे, जो
प्रत्येक फेफड़े में खुलती है, प्रत्येक फेफड़े में एक एक खुलती है, एक एक खुलती है, दोनों फेफड़ों में एक एक चली जाती है। फिर क्या होता है, ये जो श्वसनी होती है, यह श्वसनी अब विभाजित होकर प्राथमिक श्वसनिकाएं का निर्माण करती है, प्राथमिक श्वसनिकाओं का निर्माण करती है। तो अपन श्वसनिकाओं का कह सकते हैं, प्राथमिक श्वसनिकाओं का निर्माण करती है, प्राथमिक श्वसनिकाओं का निर्माण करती है, निर्माण करती है। तो ये क्या करती है, फेफड़ों में जाती है और वहां पे फेफड़ों में जाकर क्या बना देती है, श्वसनी बना देती है, श्वास नली। और ये श्वास नली फिर विभाजित होकर क्या बनाएगी, प्राथमिक श्वसनिकाएं। और क्या होता है आगे, प्राथमिक श्वसनिकाएं पुनः विभाजित होकर क्या बनाती है, होकर द्वितीयक श्वसनिकाएं बनाती है, द्वितीयक श्वसनिकाओं का निर्माण करती है, द्वितीयक श्वसनिकाओं का निर्माण करती है, और जो ये द्वितीयक श्वसनिकाएं होती है वो भी आगे क्या काम करती है उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो जो ये द्वितीयक श्वसनिकाएं होती है, जो द्वितीयक श्वसनिकाएं ये पुनः वापस क्या होती है, विभाजित। क्या होती है भाई, विभाजित। और विभाजित होकर क्या बनाती है, तृतीयक श्वसनिकाएं बनाती। क्या बनाती है, तृतीयक श्वसनिकाएं का निर्माण करती है। और अब ये वापस क्या होती है, तृतीयक श्वसनिकाएं फिर विभाजित होती है और ये क्या बनाती है, सीमांत श्वसनिकाएं। फिर क्या हो जाती है, ये विभाजित और क्या बनाती है, सीमांत श्वसनिकाएं। क्या बनाती है, श्वसनिकाएं का निर्माण करती है। ये सारी लैंग्वेज आपको लिखनी है बिल्कुल कि ये क्या क्या होता है, तो इसको अपन बता देते हैं। सबसे पहले श्वास नली होती है, बस इतना सा ध्यान रखें। श्वास नली किस में विभाजित हो जाएगी, किस में विभाजित होगी, श्वसनी में। किस में होगी, श्वसनी में। तो ये मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ अलग से, ताकि आपको ध्यान में रहे कि जो ये श्वास नली होती है वो विभाजित हो जाती है किसमें, श्वसनी में। ठीक है, दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है, दोनों श्वसनियां फेफड़ों में खुलती है। फिर ये जो श्वसनी होती है वो किसमें वापस विभाजित होती है, प्राथमिक श्वसनिकाओं। और ये प्राथमिक श्वसनिकाएं होती है, ये वापस किसमें हो जाती है, द्वितीयक श्वसनिकाओं। किसमें होती है, द्वितीयक श्वसनिकाओं। और जो द्वितीयक श्वसनिकाएं होती है वो किसमें विभाजित हो जाती है, तृतीयक श्वसनिकाओं में। और जो तृतीयक श्वसनिकाएं होती है वो किसमें विभाजित हो जाती है, सीमांत श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो ये श्वास नली आगे विभाजित होती फेफड़ों तक आती है, फेफड़ों में छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है और लास्ट में क्या आ जाता है, सीमांत श्वसनिकाएं। और ये सीमांत श्वसनिकाएं वापस विभाजित होती है, इनके किनारों पे विभाजित नहीं होती है, इनके किनारों पर वायु कुपिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एरियोलाई, यानी छोटी छोटी बॉलनुमा स्ट्रक्चर होती है। वायु कुपिकाएं इनकी सीमांत श्वसनिकाओं के आगे पाई जाती है। जो अपन स्ट्रक्चर में देखने वाले देखें आप, तो अपन ये कह सकते हैं ये लंग्स होता है, फेफड़े। और फेफड़ों में क्या होता है, ये वाली है स्ट्रक्चर, इसको अपन क्या कहते हैं, श्वास नली। क्या कहेंगे, श्वास नली। और श्वास नली से ये दो भागों में विभाजित, एक इधर जा रही है और जो खुली है इस प्रकार से ये वाली, और दूसरी देखो ये इधर जा रही, ये है क्या, तो अपन इसको कह सकते हैं ये क्या है, श्वास नली। क्या है, श्वास नली। और श्वास नली किस में विभाजित हुई, तो अपन इसको कह सकते हैं, इसको बोलते हैं श्वसनी में। किसमें, श्वसनी में। और जो ये श्वसनी होती है ये देखो आगे जाके और विभाजित होती है, जिनको अपन प्राथमिक क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे।
फिर अपन प्राथमिक श्वसनी के बाद में ये दो भागों में विभाजित हुई, जिसको कहेंगे द्वितीयक श्वसनी, और द्वितीयक श्वसनी वापस विभाजित होती है, जिनको अपन क्या कहते हैं, तृतीयक श्वसनी, और तृतीयक श्वसनी वापस विभाजित होती है, उनको अपन क्या कहते हैं भाई, सीमांत श्वसनिका। क्या कहेंगे, सीमांत श्वसनिका। तो ये जो आगे वाली ये आ रही स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं सीमांत श्वसनिका। ठीक है, ये वाली कहलाती है तृतीयक श्वसनिका, और जो ये कहलाती है वो कहलाती है द्वितीयक श्वसनिका। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझें, यही आपको आगे भी लिखनी है, ये आपको बिल्कुल आनी भी चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे काम करती है उसके बारे में आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये श्वास नली होती है जो आगे चलकर विभाजित होगी श्वसनी में, श्वसनी पुनः विभाजित होकर प्राथमिक श्वसनिका, फिर द्वितीयक श्वसनिका, फिर तृतीयक श्वसनिका, और फिर सीमांत श्वसनिका का निर्माण करती है। सीमांत श्वसनिका इनका निर्माण करती है। ठीक है, और जो ये सीमांत श्वसनिका होती है उसके बाद में इन सीमांत श्वसनिकाओं के आगे यहाँ पे इस प्रकार की गोल इस प्रकार की बॉलनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इस बॉलनुमा स्ट्रक्चरों को अपन क्या कहते हैं, वायु कूपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कूपिकाएं कहते हैं। वायु कूपिकाओं में क्या पाया जाता है, रक्त का प्रवाह होता है, महीन जाल होता है, और इनमें महीन वाहिकाएं होती है जो क्या करती है, रक्त का प्रवाह करती है। तो बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से जो अपन वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेंगे यहाँ तक आएगी, यहाँ से आगे कहाँ जाएगी, रक्त के द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं तक जाएगी, और फिर भोजन का क्या करेगी, ऑक्सीकरण, और वहां से रक्त द्वारा पुनः CO2 आएगी जो इन कोशिकाओं में छोड़ दी जाएगी। ये CO2 वापस इन्हीं के द्वारा गति करती हुई वायुमंडल से होती हुई बाहर जाएगी। ये जो फेफड़ों की स्ट्रक्चर है हमारे शरीर में कहाँ पे होते हैं, फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। हमारे जो डायफ्राम के ऊपर वाला ये वाला भाग है इसको अपन कहते हैं वक्ष गुहा, और पेट में जहां आंतें पाई जाती है उसको कहते हैं उदर गुहा, थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिन कैविटी। तो देखें आप, अब ये जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों की चीजें भी समझ लें। हमारे शरीर में एक जोड़ी लचीले और हल्के गुलाबी रंग के क्या पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं। तो ये एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, इनमें भी ये ध्यान रखना, एक होता है कौन सा, दायां फेफड़ा, और एक कौन सा है, बायां फेफड़ा। तो ये ध्यान रखें, जो दायां फेफड़ा है इस बाएं फेफड़े से देखो ये साइज में बड़ा है और ये साइज में क्या है, छोटा। तो लंबाई में छोटा, परंतु क्या होता है, चौड़ा ज्यादा होता है। तो ये लंबाई में छोटा होता है दायां फेफड़ा, और लंबाई में क्या होता है, चौड़ा ज्यादा होता है, हल्का सा। फिर अपन कहें कि स्त्रियों के जो फेफड़ों की तुलना जो मनुष्य के नर के फेफड़े होते हैं वो भारी होते हैं। नर के फेफड़े क्या होते हैं, भारी। और वैसे नर में हार्ट भी क्या होता है, जो हृदय होता है, हृदय की साइज भी स्त्रियों की तुलना में नर में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, मजबूत होता है हृदय। ठीक है, अब देख अपन बात करें कि जो इसकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है बाएं फेफड़े की। बाएं फेफड़े में दो पालियां ही होती है, एक तो ये पाली है, यहाँ से देखो यहाँ से होती हुई ये एक पाली है, ये पूरा, और दूसरी पाली ये है। लेकिन इसमें तीन पालियां पाई जाती है, एक पाली ये है, दूसरी पाली यहाँ से होती है, ये दिख रही है इस प्रकार से, दूसरी पाली और तीसरी पाली, यानी दायां जो फेफड़ा होता है उसमें तीन पालियां पाई जाती है, तीन भागों में डिवाइडेड होता है। जबकि बायां फेफड़ा में कितने होते हैं, बायां ब से बी का मतलब दो भागों में विभाजित हो, और बी का मतलब दो, और टी का मतलब ट्राई यानी तीन, यानी ये तीन भागों में विभाजित होता है। और बायां फेफड़ा कितने में होता है, दो भागों में विभाजित होता है। ये क्या है, बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा जो कितने भागों में, दो भागों में विभाजित होगा। और ये क्या है, दायां फेफड़ा है जो क्या होता है, बाएं फेफड़े की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, लंबा कम होता है। तो लंबाई में छोटा होता है और चौड़ा ज्यादा होता है, और ये तीन भागों में विभाजित होता है। तो ये आगे फेफड़े में लिखना है, इसलिए अच्छे से समझना, यही लिखना है आगे भी। ठीक है, तो ये फेफड़ों की आकृति आपको समझ में आई। ये श्वास नली थी जो श्वसनी में विभाजित हुई, श्वसनी आगे प्राथमिक श्वसनी में, द्वितीयक श्वसनी में, तृतीयक श्वसनी में, सीमांत श्वसनिका में, और सीमांत श्वसनिका फिर आगे किस में विभाजित होती है, एरियोलाई यानी वायु कूपिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये निचला श्वसन तंत्र यहाँ तक पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके बारे में कि ये क्या होती है। तो हमने ये कहा था आगे कि जो तृतीयक श्वसनिका होती है वो कहाँ विभाजित होती है, सीमांत श्वसनिका में। ये पिछली स्लाइड में हमने यहाँ पे देख लिया था कि तृतीयक श्वसनिका किस में विभाजित होती है, सीमांत श्वसनिका में विभाजित होती है। और अपन कहें कि अब जो ये सीमांत श्वसनिका है
सीमांत श्वसनिका, सीमांत श्वसनिका, ये सीमांत श्वसनिका है। अब किस में विभाजित हो जाएगी, ये आगे विभाजित ना होकर इनके सिरों पर क्या होती है, वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं। तो ये वायु कूपिकाएं इनके सिरों पर पाई जाती है। जो क्या करता है, ये वायु कूपिकाएं गैसों का आदान प्रदान करती है। इनका कार्य क्या होता है, वायु कूपिकाएं गैसों के आदान प्रदान में, गैसों के आदान प्रदान में, आदान प्रदान कहाँ होगा, गैसों का आदान प्रदान वातावरण, गैसों का आदान प्रदान वातावरण व कोशिकाओं के मध्य। तो उनमें ये सहायक होती है, ध्यान रखें अच्छे से, गैसों के आदान प्रदान, और वो कहाँ पे, वातावरण में, कोष्टक में कर देता हूं, वातावरण के मध्य में सहायक होती है, में सहायक होती है। इन वायु कूपिकाओं का ये कार्य है कि गैसों के आदान प्रदान में क्या होती है, सहायक। कौन सी गैसें, कौन कौन सी, एक तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी कौन सी, ऑक्सीजन। तो इनके आदान प्रदान में ये क्या होती है, सहायक होती है। गैसों के आदान प्रदान में सहायक हो सकती है, अपन कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं गैसों के विनिमय में, गैसों के विनिमय, गैसों का विनिमय भी यही कहलाता है, गैसों का आदान प्रदान होना, O2 व CO2 का, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, इनको कोशिकाओं तक पहुंचाना। तो ये सब कौन करती है, वायु कूपिकाएं करती है। तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपन इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमने श्वसनी पढ़ी और श्वसनिकाएं भी पढ़ ली, श्वसनी पढ़ ली और श्वसनिकाएं भी पढ़ी। अब अपन पढ़ेंगे, बात किसकी करेंगे, ये सब किस में खुल रही है आकर। तो हमने देखा कि ये सब आके खुल रही है किसमें, फेफड़ों में खुल रही है। किसमें खुल रही है, फेफड़ों में। तो अपन फेफड़ों की ही बात कर लेते हैं। फेफड़ों की बात हमने कर ली कि हल्के गुलाबी रंग के, और क्या होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। कितने होते हैं, संख्या में 1 जोड़ी स्थित होते हैं। और बाकी वाली बात कर दी दायां फेफड़ा बाएं फेफड़ा के बारे में। तो अपन इसको वापस एक बार बता देता हूं आपको। फेफड़ों के बारे में बात कर रहे हैं अपन, किसके बारे में, फेफड़ों के बारे में। तो देखो फेफड़े क्या होते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, ये लचीले, लचीले हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। स्थिति की बात करें, स्थिति तो कहाँ पे पाए जाते हैं, वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर, तनुपट या डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं। ये तो हो गई किसकी बात, किसकी बात कर रहे हैं अपन, फेफड़ों की, कि ये कहाँ पे स्थित होते हैं और कैसे क्या पाए जाते हैं और इनमें क्या क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि लचीले हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, वक्ष गुहा में डायफ्राम के ऊपर ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में बात की। अभी हमने पढ़ा था फेफड़ों में क्या क्या होता है। तो अपन कहेंगे कि फेफड़ों में एक तो होती है रक्त वाहिकाएं, और क्या होती है साथ साथ में लसिका वाहिकाएं, और क्या होते हैं साथ साथ में वायु कूपिकाएं, और वायु कूपिकाओं के साथ में हमने और पढ़ा था क्या होता है भाई, श्वसनिकाएं, रक्त वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं, वायु कूपिकाएं, ये सभी इसमें क्या होती है, स्थित होती है। और भी इसमें हो सकते हैं कि जो हमारा फेफड़े होते हैं तो उनमें कुछ अपन कह सकते हैं कुछ उत्तक भी हो सकते हैं, तो कुछ लचीले उत्तक भी हो सकते हैं, लचीले उत्तक आदि स्थित होते हैं, आदि पाए जाते हैं। तो ये सभी हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, फेफड़ों में ही पाए जाते हैं। तो फेफड़ों के बारे में हमने बात की कि हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। स्थिति में हमने कहा ये वक्ष गुहा के डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं,
और फेफड़ों में ये कहाँ पाए जाते हैं, फेफड़ों में क्या क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि कुछ रक्त वाहिकाएं होती है, कुछ लसिका वाहिकाएं भी पाई जाती है, कुछ वायु कूपिकाएं पाई जाती है, श्वसनिकाएं होती है, लचीले ऊतक भी होते हैं। तो ये सभी हमारे फेफड़ों में पाए जाते हैं। हमारे फेफड़ों के बारे में अपन और बात करेंगे कि हमारे फेफड़ों में क्या क्या होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मनुष्य में क्या होता है कि जो दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना लंबाई में कुछ छोटे तथा चौड़ा होता है। जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े की तुलना में लंबाई में थोड़ा क्या होता है, छोटा होता है, और क्या होता है, चौड़ा होता है। ये हमने स्ट्रक्चर में पढ़ लिया था। ये देखो आप, दायां फेफड़ा इसकी तुलना लंबाई में थोड़ा छोटा होता है, और इसकी तुलना में देखो ये कम चौड़ा है और ये ज्यादा चौड़ा है। तो ये लंबाई में क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है, और चौड़ाई में चौड़ा ज्यादा होता है। तो ये ध्यान रखें। तथा चौड़ा होता है, ये हमने लिखा, चौड़ा होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, दाएं फेफड़े की। अपन और बात करेंगे कि जो स्त्रियों में बात करें, तो अपन कहेंगे कि स्त्रियों में नर में स्त्रियों की तुलना नर में स्त्रियों की तुलना में भारी फेफड़े होते हैं। तो जो नर के फेफड़े होते हैं वो स्त्रियों की तुलना में क्या होते हैं, भारी होते हैं। तो ये भी हमने इसके बारे में बात की थी। फिर देखो फेफड़ों में एक और बात की कि जो बाएं फेफड़े में कितने, 2 पालियां होती, कितनी होती है, 2 पालियां होती है। जबकि दाएं फेफड़े में कितनी होती है, सबको पता है, दाएं फेफड़े में कितनी होती है, 3 पालियां होती है। तो ये भी आपको बिल्कुल समझना है, कितनी पालियां होती है, 3। दाएं में 3, बाएं में बी आता, बी कितने, ए व बी, यानी 2 नंबर पे। तो बी को क्या कहेंगे, 2 पालियां होती है बाएं फेफड़े में। 3 ट्राई का मतलब कौन सा, बायां और दायां में कितने, 3 पालियां पाई जाती है। तो ये भी किसकी बात कर रहे हैं अपन, फेफड़ों की ही बात कर रहे हैं। फेफड़ों में क्या क्या होता है, और भी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि फेफड़े क्या क्या किस किस से बने होते हैं। तो अपन बात करेंगे इसके बारे में। फेफड़े नर की तुलना में, स्त्रियों की तुलना में नर में ज्यादा बड़े होते हैं। और जो हमारे फेफड़े होते हैं उनकी एक और विशेषता होती है, ये स्पंजी ऊतकों के बने होते हैं। किस ऊतकों के बने होते हैं, स्पंजी ऊतकों के बने होते हैं। और अपन कहें कि इनमें क्या होती है, वायु कूपिकाएं पाई जाती है। एक फेफड़े में लगभग कितनी, लगभग मैंने कहा था मिलियन में पाई जाती है, लगभग 30 मिलियन, कितनी, 30 मिलियन वायु कूपिकाएं, छोटी छोटी बॉलनुमा स्ट्रक्चर होती है, 30 मिलियन, इतनी वायु कूपिकाएं एक लंग्स में पाई जाती है। और मैंने आपको बताया था कि जो धूम्रपान करते हैं उनकी वायु कूपिकाएं, या जो खेतों में काम करते हैं या पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, तो उनके लंग्स में धीरे धीरे जाकर क्या हो जाते हैं, धूल के कण जमा हो जाते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, वायु कूपिकाएं ब्लॉक हो जाती है और उनमें दमा, अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी और रात में खराटे मारना ऐसी कई सारी बीमारियां हो जाती, ठीक है।
ये सारी श्वसन संबंधी बीमारियां होती है। लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स का कैंसर भी होता है, आपको पता है धूम्रपान करने से। जो बीड़ी सिगरेट चिल्लम हुक्का ऐसे पीते हैं, फर्स्ट चैप्टर में अपन बात करते हैं नशीले पदार्थों का सेवन से कौन कौन से रोग होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो नशीले पदार्थ होते हैं या धूम्रपान होते हैं शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो वायु कुपिकाएं होती है वो नष्ट होती है और बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो हम फेफड़ों के बारे में बात की, वायु कुपिकाएं फेफड़ों में लगभग 30 मिलियन पाई जाती है। ये सारे फेफड़ों के बारे में ही था। और नेक्स्ट अपन कहेंगे कि इनमें जो ये वायु कुपिकाएं होती है, इन वायु कुपिकाओं के अंदर क्या होता है, तो इन वायु कुपिकाओं में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उपकला कोशिकाओं की पंक्तियां भी पाई जाती है। तो वो क्या काम करती है उसके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं कि इन वायु कुपिकाओं में उपकला कोशिकाओं की पंक्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उपकला कोशिकाओं की पंक्तियां पाई जाती है। तो उपकला कोशिकाओं की क्या पाई जाती है भाई? पंक्तियां पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? तो इसके बारे में हमने बात की थी कि ये कहां पाई जाती है? वायु कुपिकाओं में। और ये क्या करती है? जो उपकला कोशिकाओं की पंक्तियां होती है गैसों का विनिमय करती है, जो गैसों का विनिमय करने में सहायक होती है। जो गैस एक्सचेंज यानी गैसों के विनिमय में सहायक होती है, गैसों के विनिमय में सहायक होती है। तो बहुत सारा पढ़ा आपने, किस किस के बारे में पढ़ लिया? एक पढ़ा आपने किसके बारे में? श्वसनिका के बारे में, श्वास नली के बारे में पहले पढ़ा, फिर श्वसनिका के बारे में, फिर प्राथमिक श्वसनिकाएं, द्वितीयक श्वसनिकाएं, तृतीयक श्वसनिकाएं, सीमांत श्वसनिकाएं, और सीमांत श्वसनिकाओं के आगे वायु कुपिकाएं। और फिर हमने क्या पढ़ लिया? फेफड़ों के बारे में। किसके बारे में? फेफड़ों के बारे में। तो ये फेफड़ों के बारे में था, पूरी स्लाइडें 2। और नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं वो है श्वसन मांसपेशियां। क्या है? श्वसन मांसपेशियां। तो श्वसन मांसपेशियां भी हमारे लिए बहुत ही क्या होती है? बहुत ही आवश्यक होती है। तो अपन श्वसन मांसपेशियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या काम करती है ये फेफड़ों में क्या करती है? श्वसन लेने के लिए अति आवश्यक मांसपेशियां होती है, जो गैसों को छोड़ने में और लेने में क्या होती है? सहायक होती है। और जो मेन जो श्वास मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है? डायफ्राम होती है, जिनको अपन क्या कहते हैं? तनुपट या मध्यपट कहते हैं। मेन एक लोचदार लचीली क्या होती है? मांसपेशी होती है। इनके संकुचन के कारण तो वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन होती है आकर भर जाती है, और इनमें जब अनुशीतलन होता है, शिथिल अवस्था में पाई जाती है, तो जो ये सारी की सारी जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन होती है फेफड़ों से होती हुई बाहर निकल जाती है। जब इसका शिथिलन होता है, जब संकुचन होता है, क्या होता है? वायु नलिका से होती हुई, सांस नासिका से होती हुई कहाँ आ जाती है? फेफड़ों में आ जाती है। तो अपन ये कहेंगे कि फेफड़ों के गैस विनिमय में ये क्या होती है? सहायक होती है। ये फेफड़ों के क्या होती है? फेफड़ों के गैसीय विनिमय में सहायक होती है। गैसीय विनिमय में सहायक होती है। कौन? मांसपेशियां। तो गैसीय विनिमय में क्या होती है? सहायक होती है। कौन? मांसपेशियां। और हमने ये पढ़ा था कि जो ये मांसपेशियां होती है वो क्या करती है? श्वास लेने को और छोड़ने को क्या करती है? सांस लेने और छोड़ने में सहायक होती है। ये श्वास लेने व छोड़ने में क्या होती है? सहायक होती है। तो ये श्वास लेने में और छोड़ने में सहायक होती है, गैसों के विनिमय में सहायक होती है। गैसों का विनिमय का मतलब ही यही है, गैस लेना और छोड़ना। तो गैसों का विनिमय में यानी गैस लेने व छोड़ने में सहायक होती है। हमारे शरीर में क्या पाई जाती है? मुख्य जो मांसपेशी होती है, मुख्य मांसपेशी कौन सी होती है? वो होती है भाई मुख्य मांसपेशी, वो होती है कौन सी?
मध्यपट या तनुपट, वो कौन सी होती है? मध्यपट, जिसको अपन क्या कहते हैं? डायफ्राम। क्या कहते हैं भाई? डायफ्राम होती है। ठीक है, तो ये मध्यपट या डायफ्राम मुख्य मांसपेशी होती है। तो ये मांसपेशी, मुख्य मांसपेशी कौन सी है? मध्यपट या डायफ्राम, जो गैसों के विनिमय में क्या होती है? सहायक होती है। कैसे होती है? जब मध्यपट में संकुचन होता है, क्या होता है? संकुचन। जब मध्यपट में संकुचन होता है तो जो गैसीय, जो वातावरण की गैस होगी, वातावरणीय गैस, श्वास गैस होगी, वातावरणीय गैस नासिका से क्या करती है? फेफड़ों में भर जाती है। फेफड़ों में या वायु कूपिकाओं में क्या कर जाती है? भर जाती है। चाहे वायु कूपिकाएं लिखो, फेफड़े लिखो, एक ही बात है। तो फेफड़ों में, वायु कूपिकाओं में भर जाती है। जब क्या होगा? मध्यपट में संकुचन होगा। और अगर मध्यपट में, जब मध्यपट में क्या हो? मध्यपट में क्या हो? मध्यपट को और क्या कहते हैं भाई? डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम। तो मध्यपट या डायफ्राम में क्या हो? शिथिलन। मध्यपट में क्या हो? शिथिलन। शिथिलन हो, तो शिथिलन के समय क्या होता है कि जो फेफड़ों की भरी हुई वायु होती है, तो इनमें अपन फेफड़े कहें, जो वायु कूपिकाएं कहें, तो वायु कूपिकाओं में भरी जो CO2 कहें, वापस बाहर आ जाती है, बाहर आ जाती है, वातावरण में आ जाती है। तो ये काम किसका होता है भाई? ये होता है किसका काम? सारा श्वसन मांसपेशियों का काम होता है। और श्वसन मांसपेशियां और भी होती है, हमारी जो पसलियां होती है उनमें भी विशेष प्रकार की, अपन आगे ये भी लिख सकते हैं कि हमारी जो अपन कह सकते हैं कि जो पसलियां होती है, रिब्स होती है, उनके ऊपर भी विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती है, जो क्या करती है? मध्यपट के संकुचन में और शिथिलन में सहायक होती है। इसका भी संकुचन और शिथिलन होता है, लेकिन होता कहाँ है? इनकी चारों तरफ क्या होती है? जो हमारी ये रिब्स होती है, पसलियां होती है, उन पसलियों के ऊपर भी विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? मांसपेशियां पाई जाती है, जो इस तनुपट को या मध्यपट को या डायफ्राम के संकुचन में और शिथिलन में भी क्या होती है? सहायक होती है। ये भी आपको नो डाउट आना चाहिए कि ये क्या क्या काम करती है। देखो, मध्यपट के संकुचन में, वातावरण में ये क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, और बाकी वाला हमने ये पढ़ लिया कि ये मांसपेशियों के शिथिलन में भी मध्यपट क्या होता है? सहायक, जिसके कारण वातावरण में क्या होता है? जो ये वातावरणीय ऑक्सीजन होती है, वातावरण से होती हुई वापस कहाँ आती है? फेफड़ों में। और शिथिलन के समय वायु कूपिका में जो CO2 भरी होती है, वो कहाँ आ जाती है? वापस बाहर आ जाती है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? श्वसन का क्रिया विज्ञान, यानी क्या श्वसन का क्रिया विज्ञान होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो श्वसन का क्रिया विज्ञान अपन ये कह सकते हैं कि फेफड़ों के द्वारा जो भी वायु होती है, वो गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, जिसको अपन कहें गैसीय विनिमय। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होने की क्रिया क्या कहलाती है? गैसीय विनिमय, जिसके कारण गैसीय विनिमय क्या हो जाता है? सहज या सरल हो जाता है। तो अपन यूं कहें, फेफड़ों में वायु का आना तथा बाहर निकलना होता है, जिससे गैसीय विनिमय क्रिया काफी सहज हो जाती है। सहज का मतलब काफी सरल हो जाती है कि अपन सांस ले पाते हैं, छोड़ पाते हैं, जिसके कारण वायु कूपिकाओं से आराम से कहाँ हो जाता है? रक्त में CO2 चली जाती है, वहां से CO2 वापस फेफड़ों में छोड़ दी जाती है। तो जब गैसीय विनिमय क्रिया क्या हो जाती है? काफी सरल हो जाती है। गैसीय विनिमय होता कहाँ है?
ये ध्यान रखेगा, रक्त व कोशिकाओं के बीच में होता है, क्योंकि वायु कुपिकाओं में से ऑक्सीजन रक्त में गई और रक्त ले जाके कहाँ डाल रहा है, कोशिकाओं में, कोशिकाओं से CO2 रक्त लाके वापस कहाँ डाल रहा है, रक्त में होती हुई वायु कुपिकाओं में। तो गैसीय विनिमय कब सरल हो जाएगा, जब फेफड़ों में वायु आए और जाए। बात करने वाले क्या कह रहे थे कि जो वायु का संचालन अगर होना है, किसका, वायु का संचालन, तो अपन कहें कि वायु के संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल व कोशिकाओं के मध्य, वायुमंडल व कोशिकाओं के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋणात्मक दाब उत्पन्न हो जाता है। ऋणात्मक दाब प्रवणता कह सकते हैं अपन, तो ऋणात्मक दाब प्रवणता उत्पन्न होती है तथा क्या होता है, तथा जो हमने पढ़ा था क्या, डायफ्राम को क्या कहते हैं, मध्यपट, क्या कहते हैं, मध्यपट का संकुचन होना होता है। ये होना बहुत ही जरूरी होता है, तब जाके गैसीय विनिमय होगा। तो वायु का संचालन कैसे होगा, श्वसन तंत्र क्या काम करता है, वायुमंडल व कोशिकाओं के मध्य एक क्या कर देता है, मध्य ऋणात्मक दाब प्रवणता उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण अंदर का दाब क्या रहेगा, कम और बाहर ज्यादा। जब बाहर ज्यादा रहेगी तो वायु कहाँ जाएगी, हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर, तो वहां से वायु क्या करेगी, अंदर जाएगी। और अंदर जाने के लिए जो ही अपन अंदर जाएंगे, अंदर ऑलरेडी वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। कौन खींच रहा है, तनुपट का संकुचन हो जाएगा। तो तनुपट संकुचन जो ही होगा, खाली जगह ज्यादा होगी, गैस अंदर भरेगी। जब वापस उसका अनुशीतलन हो जाएगा, तो ऐसे उभर कर कौन आ जाएगा, तनुपट ऊपर आएगा, मांसपेशी नीचे जाएगी, तो गैस क्या करेगी, बाहर निकलेगी। तो गैसों का क्या होगा, संचालन। गैसों का संचालन कैसे होगा, वापस समझ लें आप कि क्या होगा, जो वायुमंडल और कोशिकाओं के मध्य या वायु कुपिकाओं के मध्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक दाब प्रवणता बढ़ जाएगी, यानी अंदर का प्रेशर कम, ऋणात्मक दाब प्रवणता का मतलब अंदर का दाब कम और बाहर का ज्यादा, तो बाहर की वायु अंदर जाएगी। और जब बाहर कम हो जाएगा, अंदर ज्यादा हो जाएगी, तो अंदर से वापस बाहर जाएगी। और उसमें मेन भूमिका और कौन निभाता है, डायफ्राम। क्योंकि डायफ्राम जब संकुचित हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो रिक्त स्थान है वो खाली हो जाएगा, जिसके कारण गैस अंदर भरेगी, फेफड़े फूल जाएंगे। और जब ये वापस इसका अनुशीतलन हो जाएगा, ऐसे ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फेफड़े उस श्वास को वापस क्या कर देंगे, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और इसमें हमारी जो पसलियां होती है, यहाँ पे हड्डियां होती है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी फेफड़ों के ऊपर क्या डालती है, दाब डालती है, जिसके कारण फेफड़े संकुचित होंगे और वायु को बाहर फेंकेंगे। और जब सांस अंदर लेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, और संकुचित होने के बाद ऐसे फ्लैट हो जाएगा, और फ्लैट होने के साथ ही जो रिब्स होगी वो ऊपर की ओर आ जाएगी। जो ही अपन सांस लेंगे, डायफ्राम नीचे की ओर जाएगा और पसलियां ऊपर की ओर आ जाएगी सांस लेने से। और इस प्रकार वायु का संचलन होता है हमारे मध्य, गैसों का विनिमय भी होता है। बहुत ईजी प्रक्रिया है, जो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं श्वसन की क्रिया विज्ञान। तो श्वसन की क्या क्रिया विज्ञान होती है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें, श्वसन की जो क्रिया होती है, अभी आपने समझा कि एक बार तो श्वसन अंदर लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। अपन बात करें कि ये अंदर कैसे लेते हैं, बाहर कैसे छोड़ते हैं, उसके बारे में, तो अपन ये कह सकते हैं कि जो बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन है, तो अपन ये कहेंगे कि सबसे पहले हमने कहा था कि अगर ऋणात्मक दाब प्रवणता है तो क्या होगा, जो मध्य पट का क्या हो जाएगा, संकोचन। और फिर क्या होगा, जो पसलियां होती है वो क्या आएगी, ऊपर की ओर, सांस क्या आएगी, अंदर की ओर, तो वो तो हो जाएगा कौन सा, आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होगा, बाह्य श्वसन में गैसों का वापस क्या होगा, आंशिक दबाव आएगा, जिसके कारण वापस क्या हो जाएगा, जो मध्य पट है उसका क्या होगा, शिथिलीन अवस्था में आएगा, रिब्स नीचे की ओर जाएगी, सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे, उसको क्या कहेंगे, बहिः श्वसन कहेंगे। एक्सपायरेशंस एंड इंस्पायरेशंस, तो बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। देखो बाह्य श्वसन किसे कहेंगे, इसमें गैसों का विनिमय
हवा से भरी हुई वायु कूपिकाएं तथा कोशिकाओं के मध्य प्रवाहित रक्त के मध्य होता है। और फिर क्या होता है, गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण क्या उत्पन्न होता है, बाह्य श्वसन उत्पन्न होता है। और इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में जो पसलियां होती है वो नीचे की ओर जाती है, और जो मध्यपट होता है उसमें क्या देखा जाता है, शिथिलन देखा जाता है, शिथिल अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण क्या होगा, जो वायु कूपिकाओं में भरी कार्बन डाइऑक्साइड होती है बाहर की ओर आती है, उसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। आंतरिक श्वसन क्या होगा, इसमें गैसों का विनिमय कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के कारण उत्पन्न होता है। डिफ्यूजन के कारण, विसरण के कारण, आंतरिक दबाव के कारण उत्पन्न होगा। विसरण का मतलब बाहर ज्यादा अंदर कम, जिसके कारण क्या होगा, जो मध्यपट होगा वो संकुचित अवस्था में आ जाएगा, पसलियां ऊपर की ओर जाएगी, और गैस क्या होगी, जो ऑक्सीजन होगी वो क्या होगी, फेफड़ों में और वायु कूपिकाओं में भरेगी, और उसको अपन क्या कहेंगे, आंतरिक श्वसन कहेंगे। अंदर ले रहे हैं, भर रहे होते हैं, तो वो आंतरिक श्वसन कहलाता है। तो आपको बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन भी समझ में आया होगा, आई होप। और अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी आपको पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें, और जो इस कोविड-19 में जो विद्यार्थी घर पे बैठे हैं, इन विद्यार्थियों को मेरा अनुरोध है कि ऐसे वीडियो का आप आनंद लें, और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड की प्रिपरेशन अभी करें। अभी खाली टाइम है, ना आपको नोट्स बनाने पड़ रहे हैं ज़्यादा, और ना ही आपको रीचेक कॉपी जो क्लास का होमवर्क करना पड़ रहा है। तो आप मन लगा के बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। तब तक का आपका आभार, और तब तक के लिए अपन आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।